सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम अध्याय 13 वर्त एवं स्पर्श रेखा पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 12 है वर्त, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसमें अगर कोई किसी की समस्या हो है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और ध्यानपूर्वक पढ़ना। आज अध्याय 13 वर्त एवं स्पर्श रेखा में सबसे पहला बिंदु है छेदन रेखा। छेदन रेखा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा यह है कि किसी वर्त की छेदन रेखा वह सरल रेखा होती है। किसी वर्त की छेदन रेखा वह सरल रेखा होती है जो वर्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे। जो वर्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे वर्त की छेदन रेखा कहलाती है। विद्यार्थियों, छेदन रेखा की परिभाषा क्या होती है कि किसी वर्त की छेदन रेखा वह सरल रेखा होती है जो वर्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे। किसी वर्त की छेदन रेखा वह सरल रेखा होती है जो वर्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे वर्त की छेदन रेखा कहलाती है। ये वर्त है जिसका केंद्र O है और ये AB रेखा है जो वर्त को P और Q पर काटती है। P और Q पर काटती है तो चित्र में AB वर्त की क्या है? छेदन रेखा है। AB छेदन रेखा है। इसी प्रकार से दूसरी है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जैसे नाम से ही पता है कि स्पर्श रेखा स्पर्श करती है, वो स्पर्श रेखा। कि किसी वर्त की स्पर्श रेखा, किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह सरल रेखा होती है। किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह सरल रेखा होती है जो वर्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह सरल रेखा होती है जो वर्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह सरल रेखा होती है जो वर्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। वर्त को इस P बिंदु पर स्पर्श करती है तो P क्या है विद्यार्थियों? स्पर्श बिंदु। और AB क्या है? स्पर्श रेखा। तो चित्र में ये वर्त है जिसका केंद्र O है, ये P बिंदु स्पर्श बिंदु है और AB क्या वर्त की स्पर्श रेखा है। AB वर्त की स्पर्श रेखा। तीसरा है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? कि वर्त और स्पर्श रेखा, वर्त ये वर्त है और ये स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु को, वर्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु P को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। वर्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये वर्त है जिसका केंद्र O है, ये स्पर्श रेखा है AB। तो वर्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु P है तो ये P स्पर्श बिंदु कहलाता है। इसके बाद में आगे कि एक बिंदु से किसी वर्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक बिंदु से वर्त पर एक बिंदु से किसी वर्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या जब बिंदु P वर्त के अंदर स्थित है। जब बिंदु P वर्त के अंदर स्थित है तो ये वर्त है और वर्त के अंदर ये बिंदु P है तो इससे कितनी स्पर्श रेखाओं की संख्या? शून्य होगी। क्या होगी? शून्य। कैसे? ये वर्त है और ये वर्त का केंद्र है और ये अंदर P है तो इस P से वर्त पर स्पर्श रेखा की क्या होगी? शून्य। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? शून्य खींची जा सकती हैं।
जब बिंदु P वर्त के अंदर स्थित है तो इस स्थिति में स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 0। कितनी होगी विद्यार्थियों? 0 होगी। इसके बाद में है जब बिंदु P वर्त पर स्थित है, ये है जब बिंदु P वर्त के अंदर स्थित है तो ये होगा। जब बिंदु P वर्त पर स्थित है, इस स्थिति में एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वर्त पर स्थित है, ये वर्त है जिसका केंद्र O है और ये वर्त की परिधि पर P बिंदु स्थित है। जब बिंदु P वर्त पर स्थित होगा, इस स्थिति में एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद में है तीसरा, जब बिंदु P वर्त के बाहर स्थित है। जब बिंदु P कहाँ स्थित है? वर्त के बाहर। जब बिंदु P वर्त के बाहर स्थित है, इस स्थिति में 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, PA और PB। इस स्थिति में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? PA और PB। जब बिंदु P वर्त के बाहर स्थित है, देखो दोबारा कि पहला था वर्त के अंदर स्थित है P, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 0 कि अंदर से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। जब बिंदु P वर्त की परिधि पर स्थित है, या जब बिंदु P वर्त पर स्थित है, जब बिंदु P वर्त पर स्थित है तो स्पर्श रेखा की संख्या होगी 1, और जब बिंदु P वर्त के बाहर स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 2। और विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा वो हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है, और लंब होती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है और लंब होती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है और लंब होती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। हमेशा याद रखना कि वर्त की स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंब होगी और लंब होगी तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब प्रमेय है 13.3, कई बार बोर्ड में आ चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। यह आपको सिद्ध करना है, यह आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ, फिर सिद्ध करना, फिर रचना, फिर उपपत्ति। दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P है। P से PT1 और PT2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, ये दे रखा है। दूसरा, सिद्ध क्या करना है कि ये बराबर होती हैं, तो PT1 बराबर PT2, PT1 बराबर PT2। तीसरा, रचना, वर्त के केंद्र O को बिंदु P से व T1 और T2 से मिला है। वर्त के केंद्र O को बिंदु P से व T1 व T2 को मिला है। अब चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। त्रिभुज OT1P व त्रिभुज OT2P में भुजा OT1 बराबर भुजा OT2 बराबर R एक ही वर्त की त्रिज्या है। दूसरा देखो, OT1 और OT2 ये दोनों त्रिज्या वर्त की, एक ही वर्त की त्रिज्या और एक वर्त की दोनों त्रिज्याएं बराबर होती हैं। दूसरी बात ये लिख सकते हैं कि भुजा OP बराबर भुजा OP ये उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन भुजा है। तीसरी बात ये लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है। ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या है, ये लंब है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। कोण OT1P बराबर 90, OT2
P बराबर 90, ये लिखना है। अब सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P है। P से दो स्पर्श रेखाएं PT1 और PT2 खींची गई है। सिद्ध करना है PT1 बराबर PT2। रचना में क्या करेंगे, वर्त के केंद्र O को P से तथा T1 व T2 से मिलाते हैं। चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। उपपत्ति क्या है कि त्रिभुज OT1P व त्रिभुज OT2P में भुजा OT1 बराबर भुजा OT2, भुजा OT1 बराबर भुजा OT2 बराबर R एक ही वृत्त की त्रिज्या है, बराबर एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा, कोण OT1P बराबर कोण OT2P, कोण OT1P बराबर कोण OT2P बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि OT1 लंब है PT1 पर, OT1 लंब है PT1 पर, OT2 लंब होगा PT2 पर, अतः लंब है तो 90 डिग्री का कोण है। भुजा OP बराबर भुजा OP उभयनिष्ठ भुजा है। भुजा OP बराबर भुजा OP क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। तो समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज OT1P सर्वांगसम है त्रिभुज OT2P। समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज OT1P सर्वांगसम है त्रिभुज OT2P। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या होगा, PT1 बराबर PT2। और यही आपको सिद्ध करना था कि PT1 है वो किसके बराबर है, PT2 के बराबर है। इसके बाद में अब प्रश्नमाला 13.1। विद्यार्थियों, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साल छोड़ के एक साल आती है। तो इस और वैसे कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। तो ध्यान पूर्वक इसको पढ़नी है और कोई दिक्कत होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब इसके बाद में अपन शुरू करते हैं प्रश्नमाला 13.1। पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक कथन सत्य या असत्य है, लिखिए और उत्तर का कारण भी लिखिए। सत्य और असत्य बताना है। विद्यार्थियों, प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान से पढ़ें और देखो, निम्न में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य, ये बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य, और सत्य है तो क्यों, कारण भी लिखना है। किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है, किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वर्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। विद्यार्थियों, ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि स्पर्श रेखा कभी भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद भी नहीं करती, काटती नहीं है, स्पर्श करती है। तो किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह सरल रेखा जो वर्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि किसी वर्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, इसलिए ये कथन असत्य है। दूसरा है, इसी प्रकार से है। अब तीसरा देखो, वर्त पर स्थित बिंदु P व Q, वर्त पर स्थित बिंदु P व Q पर दो स्पर्श रेखाएं LM बिंदु वर्त पर स्थित हैं, दो बिंदु P और Q। बिंदु P पर स्पर्श रेखा LM और Q पर XY खींची गई है। PQ व्यास है, PQ क्या है, व्यास। तो LM समांतर XY, ये कथन सत्य है, क्योंकि स्पर्श रेखा व्यास पर लंब होती है। ये स्पर्श रेखा है और ये व्यास है और व्यास पर लंब है। PQ लंब है LM, PQ लंब है XY। तो स्पर्श रेखा व्यास पर लंब होती है, अतः ये कथन सत्य है।
ये कथन क्या है? सत्य कथन है। इसके बाद में है अगला प्रश्न नंबर 3 है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी। दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन को या ये ज्ञान होना जरूरी है कि सकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं, कि ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है वो सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र एक है और त्रिज्या भिन्न भिन्न है वो वृत्त क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। जिनकी त्रिज्या अधिक है वो बड़ा वृत्त होगा, जिनकी त्रिज्या कम है वो छोटा वृत्त होगा। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी। 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त विद्यार्थियों बड़ा होगा, 3 सेमी त्रिज्या का छोटा होगा। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी है? 5 सेमी और 3 सेमी। बड़े वृत्त की जीवा, ये बड़ा वृत्त है जिसकी जीवा है AB। बड़े वृत्त की जीवा AB। ये छोटे वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 है, इसको P पर स्पर्श करती है। तो छोटे वृत्त की क्या हो गई? ये स्पर्श रेखा। अब मैंने आपको बताया विद्यार्थियों की सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या 5 है वो वृत्त बड़ा होगा, तो OA बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी 5, OP छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई 3। और आपको निकालना क्या है? जीवा की लंबाई। तो सबसे पहले अपन स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है और वो लंब होती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, कर्ण के सामने भुजा लंब और आधार। अपन आधार ज्ञात कर लेते हैं AP, और AP ज्ञात करने बाद में AP होगा उतना ही PB होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर जब लंब डाला जाता है तो वो लंब जीवा का समद्विभाजन करता है आधा आधा। तो AP और PB बराबर है। AP 4 है तो PB भी कितनी होगी? 4। इस प्रकार से आगे हल करते हैं। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी 3 सेमी। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त की जीवा AB है जो छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है, इसलिए छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। विद्यार्थियों, समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, AP स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, AP स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, AP स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 16, AP बराबर 16 का आया मान 4। कितना आया? 4। अब अतः जीवा AB की लंबाई, जीवा AB की लंबाई AB बराबर AP प्लस PB, AP प्लस PB। क्यों? कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। AP और PB बराबर हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो AP PB बराबर है। तो AP का मान 4 है तो PB का भी कितना हो गया? 4। अतः AB बराबर 4 प्लस 4, AB बराबर 8 सेमी। अतः भीष्ट जीवा की लंबाई कितनी है विद्यार्थियों? 8 सेमी। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है।
कल इसी समय दोबारा अपन इससे आगे के प्रश्नों को हल कराएंगे। 13 प्रश्नमाला 13.1 का प्रश्न 4 से आगे 4 से शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी की कोई समस्या आती है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दें, क्योंकि ये कोरोना वाली बीमारी है, ये ख़त्म नहीं होने वाली है। भारत में लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेज का ही बड़ा महत्व रहेगा। इसमें जो आप जितना कोर्स कवर कर लेंगे वो आपके हित की बात होगी, उतना ही फायदेमंद होगा। और जो बातें आपको समझ में नहीं आती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, ताकि अगले दिन रोज हम उनका आपको दोबारा अच्छे तरीके से समझा सकें। यही मेरी आपसे आशा है कि आप मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान देंगे और ध्यानपूर्वक मनन करना, और इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।